पिछले वाले क्लास में हमने फॉर्मूला लिखना सीखा था, है ना। कुछ कंपाउंड का नाम दिया हुआ था, उससे हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करना सीखे थे। और सेकंड हम लोग ये सीखे थे कि कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ था, उससे आपको कंपाउंड का नाम लिखना था, है ना। तो ये दोनों चीज़ हम लोग सीख चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फॉर्मूला लिखने आना चाहिए आपको, है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से उसमें। अच्छा हाँ, इसके बाद हम 10 और 10 20 सवाल भी दिए थे बनाने के लिए। किसी भी प्रकार के सवाल में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं ना। चलिए, तो आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि मेन हेडिंग है इस टॉपिक का मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, है ना। और इस मेन हेडिंग के अंदर आपको तीन चीज पढ़ना है, तीन चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास, पहला पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पहला पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास, ये सेकंड नंबर है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का तीसरा वाला हिस्सा, वो है मोल कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। ये दोनों तो बहुत छोटा छोटा सा है, अभी हम लोग 10 से 15 मिनट में इसको समझ लेंगे और बड़ा आसान भी है, ठीक है। इसमें कुछ उतना बड़ा बात नहीं है। तो बेसिकली हम लोग आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसमें से दो छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, पहला है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने से पहले ना हमने स्क्रीन पे आपको एक चीज पढ़ाया था, एटॉमिक मास, याद कीजिए। एटॉमिक मास पढ़ाया था हमने, और एटॉमिक मास में हमने एक टेबल भी आपको लिखा था स्क्रीन पे ही। वो टेबल था आपका 3.2, जिसमें कि कुछ एलिमेंट था और उस एलिमेंट का कुछ एटॉमिक मास भी लिखा हुआ था। जैसे ये वाला टेबल देखिए आप ध्यान से, ये वाला टेबल, ठीक है। तो ये वाले टेबल में ना दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, मालूम है क्या। पहला एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो है ना एटॉमिक मास दिया हुआ है। क्या एलिमेंट का मास दिया हुआ है क्या? नहीं, उस एलिमेंट के एटम का मास दिया हुआ है, इसीलिए तो नाम पड़ा एटॉमिक मास। तो जब हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को निकालते हैं तो वो कहलाता है एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन जब हम लोग किसी एलिमेंट के, क्या लिखा हुआ था इसमें, मॉलिक्यूल, जब हम लोग किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, लेकिन पहले तो ये जान लो कि मॉलिक्यूल होता क्या है। दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप पेज नंबर एक बार निकालिए, पेज नंबर 35 निकालिए और 35 में टेबल 3.2 देखिए जल्दी फटाक से, निकला हुआ है। उसमें देखिए कुछ एलिमेंट है और कुछ एलिमेंट के बगल में उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन तो बेसिकली एक एलिमेंट ही है। तो हाइड्रोजन का जो एक एटम है, एक एटम का मास कितना दिया हुआ बगल में, 1 U दिया हुआ, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। स्मॉल u का मतलब यूनिफाइड मास, यानी कि बेसिकली हम लोग उसको यूनिफाइड मास ही कहते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी उसको एटॉमिक मास यूनिट भी कह देते हैं। हाँ, AMU के बदले में हमारा आ गया स्मॉल u, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट का एक एटम का मास कितना है वो आपको बगल बगल में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का 1 दिया हुआ है, कार्बन का 12 दिया हुआ है, नाइट्रोजन का 14 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है और उसके बाद कैल्शियम का 40 है। तो ये हर एक एलिमेंट के एक एटम का मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिलेंगे तब जाके हमारा बनेगा मॉलिक्यूल। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारा बनेगा मॉलिक्यूल, उसी के मास को हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा चलो इसको भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन कोई हमको ये बता सकता है कि पेज नंबर 35 में जो एलिमेंट है और जो उस एलिमेंट के बगल में जो मास दिया हुआ है वो मास किस हिसाब से निकाला गया होगा? पीरियोडिक टेबल में तो उसमें मास दिया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाए,
तो हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं, उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे बताओ कि जो एलिमेंट के बगल में उसका एक एटम का मास दिया हुआ है टेबल 3.2 में, वो किस बेसिस पे निकाला गया होगा? हाँ, हमने आपको स्क्रीन पे ये चीज बार बार बताया था कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाला गया है ना, वो कैसे निकाला गया होगा? कार्बन 12 के एक एटम को लिया गया होगा, उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, 12 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को निकाला गया होगा। कितना था एक पार्ट का? 1.6605 या फिर 2 ऐसा कुछ था, इंटू 10⁻24 ऐसा कुछ था ना, ग्राम में था। तो वो हो गया कार्बन 12 के 12 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट का मास। उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के रिलेशन में इन सारे एलिमेंट के एटम के मास को निकाला गया है। बात समझ में आ गया? तो कभी कभी हम लोग ये जो बगल में लिखा हुआ एटॉमिक मास और ब्रैकेट में जो यू लिखा हुआ है, इसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये किसके रिलेशन में निकाला गया है? कार्बन 12 एटम के रिलेशन में निकाला गया है। ठीक है, खैर उतना बात याद नहीं भी रहे, क्लास जैसे जैसे हमारा चला है उसको आप रिवाइज करते चलेंगे तो हर एक चीज आपको मालूम होता चला जाएगा। लेकिन हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आप अभी पेज नंबर 35 का जो टेबल 3.2 है उसको खोल के रखिए। उसके बगल में जो है एलिमेंट का जो है बगल, उसके बगल में एलिमेंट का नाम है, उसके बगल में उसका मास दिया हुआ है। वो मास किसका है? बेसिकली उसके एक एटम का मास उसमें दिया हुआ है। तो उसको हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। वही होता है जो कि हमने अभी आपको कहा। जैसे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। क्या बात समझ में आ गया? फिर से, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस, एक सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। उस मॉलिक्यूल में जो भी हमारा एटम मिला हुआ है उन सारे एटम के मास को जोड़ दो, आपको क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ही हमारा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के मास को हम लोग जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा, है ना? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। वही बात है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। तो सबस्टेंस में जो भी एटम आपस में कंबाइन किए हुए हैं और कंबाइन किया हुआ है तो मॉलिक्यूल बन गया। तो उस पूरे एटम के मास को जोड़ दो तो आपका निकल जाएगा मॉलिक्यूल का मास। सिंपल सी बात, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, अब जरा बताइए कि हम लोग यहाँ पे एटम के मास को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, है ना? तो जब हम लोग यहाँ पे एटम के मास को जोड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। बात समझ में आ गया? याद कीजिए स्क्रीन वाला क्लास, एटॉमिक मास वाला टॉपिक। एटॉमिक मास वाले टॉपिक में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब हम लोग एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। वही चीज तो है। तो जब हम लोग एटम के मास को जोड़ रहे हैं तो क्या हम लोग मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी हम लोग स्मॉल यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग एटम को ही जोड़ रहे हैं ना आपस में। और एटम को जब हम लोग जोड़ते थे तो स्मॉल यू ही लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग एटम को जोड़ेंगे तो स्मॉल यू हम लोग इसको यूनिट दे देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि स्मॉल यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे चलो इस सबको छोड़ दो, हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे चलिए सपोज मान लीजिए कि ये हमारा C2H6 है। ठीक है, तो ये क्या है? कंपाउंड है। और कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कल लिखना सीख चुके थे। तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला हम लोग कल लिखना सीखे थे वो क्या बताता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हमने इस कंपाउंड के फॉर्मूले को क्रिएट किया तो ये वाला कंपाउंड का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे कार्बन का जो एटम है ना वो 2 गो है और हाइड्रोजन का एटम के गो है? 6 गो है। यही चीज हमको बताता है कंपाउंड का फॉर्मूला। उसी प्रकार से इसको देख लो, इसमें कार्बन का एटम 2 गो है और इसमें हाइड्रोजन का एटम 4 गो है। बस सिंपल सी बात है ना। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूल के मास को निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है ध्यान से समझते चलिएगा, समझ में आएगा।
जैसे यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम है यहाँ पे, 2 एटम है। तो अब हमको यहाँ पे बताइएगा कि हाइड्रोजन का यहाँ पे जब 2 एटम है और 2 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन का है, चलो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और एक एटम का मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1U होता है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। समझिएगा बात को ध्यान से कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास H2 लिखा हुआ था, मतलब कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना, 1U। 1U एक एटम का मास, तो यहाँ पे 2 कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग 2 से उसके मास में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 और U लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एटम के मास को जोड़े हैं तो जाके हमारा निकल गया मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जोड़े तो एटम के मास को ही हैं, इसीलिए हम लोग इसका सेम यूनिट यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक मास वाला यूनिट मॉलिक्यूलर मास में भी हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया 2U हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास किसका, इसका H2 का। ठीक है, उसी प्रकार से इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे O2 है, यानी कि ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पे कितना एटम है, 2 एटम है। तो पहले ही आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है, ऑक्सीजन, चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं, 16 होता है। आप लोग एक बार बताइएगा हमको। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा कितना, 32U। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है बताइए, Cl किसका होता है सिंबल, क्लोरीन का होता है कि नहीं। चल, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड बोलो, क्लोरीन का ही फॉर्म है हमारा क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड बोलो या फिर क्लोरीन बोलो, ठीक है। आगे अब बताइए, यहाँ पे क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है, तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई क्लोरीन के एक एटम का मास कितना, 35.5। क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 और यहाँ पे 2 एटम है, तो आपको 35.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 71U। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे C अलग होता है, ये दोनों कैपिटल में है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट है। कार्बन का यहाँ पे कितना एलिमेंट है, सॉरी कार्बन का यहाँ पे कितना एटम है, यहाँ पे एक है, कुछ नहीं होता है तो ऑटोमेटिक 1 होता है ना। तो यहाँ पे कार्बन का एटम हमारे पास 1 है, तो 1 लिखना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई, और एक एटम का मास, कार्बन का एक एटम का मास कितना, 12, तो आपको यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी शामिल है ना, तो अब यहाँ पे बीच में आपको प्लस का साइन डालना है, क्योंकि एलिमेंट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना एटम है, 2 एटम है, तो 2 इंटू, और एक एटम का मास कितना, देखिए जल्दी, 16 होता है। आराम से बताओ, हड़बड़ा के नहीं। चलो बताओ अब ध्यान से, 1 इंटू 12 कितना, 12 आएगा। ठीक है, और 16 इंटू 32 इधर और 12 इधर, कितना, 40, 32 और 33, 34, 44 ना होगा, 44U। ठीक है, चलो हो गया। आगे यहाँ पे अब आपके पास कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। कार्बन का कितना एटम है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू, लेकिन एक एटम का मास कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद फिर हाइड्रोजन चेंज हो गया हमारा, प्लस हाइड्रोजन का कितना एटम है, 4 एटम है, तो 4 लिख दो पहले ही, मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ध्यान से, 1 इंटू 12, तो 12 और 4 इंटू 1 4, 12 और 4 16U।
तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है ना, है बड़ा आसान, लेकिन यदि मोलिकुलर एटॉमिक मास यदि याद नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो टेबल 3.2 पेज नंबर 35 का आप एक बार याद कर लीजिएगा, उतना काफ़ी है। या फिर इतना कम पड़े ना तो गूगल है आपके पास, 30 तक याद कर लीजिए, क्लास 10 तक आपको काम दे देगा। 30 तक ना भी हो तो कम से कम 20 तक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। एटॉमिक मास किसका, एलिमेंट का। आगे आ सकता है, क्या दिक्कत है, याद कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से आगे इसको सॉल्व कीजिए। यहां पे कार्बन हो गया एक एलिमेंट और हाइड्रोजन हो गया दूसरा एलिमेंट, ठीक है। कार्बन का कितना एटम है, यहाँ पे 2 है। कार्बन के एक एटम का मास कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे 6 एटम है, 6 इंटू 1 होता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास, 24 और 6, 24 और 6 तो 30 ना, 30 U हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कार्बन का 2 है तो 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 तो 24 और 4 28 U हो गया। आगे यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना एटम है, एक एटम है, तो 1 इंटू नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना, 14, देख लीजिए ध्यान से, हो गया। प्लस हाइड्रोजन का 3 एटम है तो 3 इंटू 1 होता है उसका, आगे 14 और 3 17 U, ठीक है। कितना आसान है ना, बस आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम है, बन जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, तो एक एटम है लेकिन एक एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। अगला हमारा चेंज हो गया तो प्लस डाल देंगे। हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 एटम है तो 3 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना, 1 तो 1, फिर एटम हमारा एलिमेंट चेंज हो गया तो प्लस। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना एटम है, 1 है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना, 16, फिर प्लस। हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटम 1 है और इसका मास भी, एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा थोड़ा सा पेचीदा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू 12 12 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 16 16 प्लस 1। चलिए 12 और 3 15 15 और 16 31 32 हो गया। चलिए अब ये वाटर का है, निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 1 क्योंकि 2 एटम है और मास होता है इसका 1, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है तो 1 इंटू 16 हो गया। चलिए इधर 2 और इधर तो 2 प्लस 16 बराबर 18 U निकल गया। तो ये तरीका होता है मोलिकुलर मास को निकालने का, है ना। बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड में, सॉरी मोलिक्यूल में, या फिर जैसे ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये भी हमारा मॉलिक्यूल हो गया, ये भी हमारा मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट जुड़ गया ना। तो एलिमेंट और कंपाउंड का किस प्रकार से, सॉरी मोलिक्यूल और कंपाउंड का किस प्रकार से हम लोग मास निकाल लिए, मालूम चल गया। इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। हालांकि इसमें कंपाउंड भी हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन कंपाउंड भी किससे बनता है, मॉलिक्यूल से ही हमारा बनता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा पहला वाला टॉपिक क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो समस्या बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि हम लोग चैप्टर के बहुत ही लास्ट में है, और इसको यदि आप समझ गए तो फिर हैप्पी एंडिंग हमारा हो जाएगा चैप्टर का, ठीक है। आगे फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, देखो फॉर्मूला यूनिट मास ना बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास के जैसा है, सेम टू सेम। जैसे हम लोगों ने इसको बनाया उसी प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे, बस थोड़ा सा फर्क क्या होता है वो बता देते हैं। फर्क ये होता है कि इसमें आयन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, सिंपल, बस फर्क यही है, और कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। तो हमने यहाँ पे फर्क नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे एक पॉइंट और करके लिख लीजिएगा, इसमें जो है आपका चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होता है, सिंपल सी बात,
प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब चीज आप देख लीजिए। डेफिनेशन को अभी आप पढ़ के देखिएगा, सेम ही नजर आएगा। क्या लिखा हुआ देखिए, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms in a formula unit of a compound। वही बात है, कॉपी है, बस वही चीज है, ताकि हमने, हालांकि वही चीज है, वही उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए हमने आपके बुक का ही सवाल ले लिया है, एक ही सवाल है और उसी में 3-4 लगभग 1 2 3 सवाल है, उसको बना लीजिए, मालूम चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ना इस सवाल में सबसे अच्छा बात यह है कि आपको हिंट भी दिया हुआ है कि किस एलिमेंट का मास कितना दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमने रेड में लिखा है ना, ये आपका हिंट है जो कि आपके सवाल में खुद दिया हुआ है, तो आपको हिंट का इस्तेमाल करना है और इसका मास निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास बोलो चाहे ये बोलो, बनेगा सेम तरीके से। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3। अच्छा चलो, कोई बता सकता है हमको इन सब का नाम? इसका क्या, जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल सही, जिंक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, वेरी गुड। पोटेशियम कार्बोनेट, सिंपल सी बात। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, अब कोई भी देख के ही बता देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सब तभी हो पाया ना क्योंकि हम लोग पिछले वाले क्लास में टेबल को याद किए, 3.6 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए, 20 होमवर्क में दे दिए आप लोगों को, तो अच्छा है, बन गया, अच्छा बात है। चलिए आगे हम लोग इसको बनाते हैं, उसी प्रकार से बनाएंगे जिससे इसको आपने बनाया है। इसका सॉल्यूशन पहला क्या है, पहला ZnO। चलिए, जिंक का यहाँ पे कितना एटम है, एक एटम है, तो 1 इंटू जिंक, नहीं वो तो मास है, एटम पहले प्रेजेंट कितना है। जिंक का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है उसका, और एक एटम का मास कितना दिया हुआ आपके, 65 दिया हुआ, तो 65 से आप मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे बदल गया एलिमेंट, तो प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक है, 1 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना, 16। नहीं, वो तो सिंपली हिंट दिया रहेगा, हम यहाँ पे रेड पेंसिल इसलिए लिखे हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए, आपको दिख जाए। कौन सा मास, इसीलिए हम बोले ना कि क्लास कम से कम ना एलिमेंट 1 से लेके 30 तक का मास याद कर लो, वो आपको क्लास 9 10 11 12 तक काम दे देगा। 30 तक, 20 तक नॉर्मल है, 30 तक यदि याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। उससे रिलेटेड कितना भी सवाल आ जाए आपसे बन जाएगा। तो गूगल पे जाइए, नहीं तो कभी मौका मिलेगा तो हम भी आपको वो लिखवा देंगे, है ना। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, 1 से लेके 30 तक एलिमेंट सीरियल वाइज लिखेंगे और उसका जो एटॉमिक मास है वो आपको लिख के दे देंगे, ताकि इस प्रकार का सवाल आए, बन जाए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे हिंट नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा, एग्जाम में हिंट नहीं देता है, क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, खैर अलग बात है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 65 और 16 को आपस में ऐड कीजिए, 1 6 1 7 6 1 7 8 ना, 81U। ठीक है, आगे सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड Na2O, यानी कि यहाँ पे हमको सोडियम का कितना एटम दिया हुआ है, 2 एटम दिया हुआ है, तो 2 इंटू सोडियम का एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, 23, है ना। तो 23 एटम चेंज हो गया, सॉरी एलिमेंट चेंज हो गया, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है, तो 1 इंटू कितना होता है इसका मास, 16 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 इंटू 2 46 50 60 और 62 ना, अरे भाई 46 और हाँ 62 हो गया। चलो 62U लास्ट बच गया हमारे पास। तीसरा नंबर क्या है, K2CO3। इसको बनाइए ध्यान से। K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 इंटू पोटेशियम का एक एटम का मास कितना,
दिया हुआ है क्या? हाँ 39 दिया हुआ है। फिर हमारा एलिमेंट चेंज हो गया तो प्लस, कार्बन का एक एटम है तो 1 इंटू 12, फिर एलिमेंट चेंज हो गया हमारा प्लस, कितना एटम है इसका? 3, ये 3 है। 3 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना? 16। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी बताइए आपको कितना आएगा। 78 प्लस 12 प्लस 48 कितना? 48, 49, 50, 10, 60, 138 यू हो गया। सिंपल, कोई समस्या अब इसमें? चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली जो है ना, ये वाला मेन टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इसका 3 टॉपिक है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। पहला मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फॉर्मूला यूनिट मास जो कि हम लोग आज पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा ये भी हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला है इस चैप्टर को लेकर, वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, है ना। बुक में जिस प्रकार से आपका मोल कॉन्सेप्ट समझाया गया है, यदि आप उसको एक बार पढ़ के देखेंगे ना तो पक्का आपका सर चकरा जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, अच्छी तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको पढ़ लेंगे। बस इन दोनों में फर्क क्या है देख लीजिए, बता देते हैं। सवाल सेम तरीके से बनेगा, जो ऐसे जिस तरीके से आपने इसको बनाया उसी प्रकार से ये भी बनेगा। बस फर्क यदि आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, तो आप बस ये बताइएगा कि इसमें जो है, इसमें इन फॉर्मूला यूनिट मास आयंस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, सिंपल, इसमें नहीं होता है, बस बात खत्म। यही हम इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इन फॉर्मूला यूनिट मास आयन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, सिंपल, बस हो गया। यही इन दोनों में खास डिफरेंस है और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ एक और चीज हम फिर से आपको कह दे रहे हैं, इस प्रकार का सवाल तभी बन पाएगा जब आप कम से कम 30 एलिमेंट का लगातार शुरू से ऑर्डर वाइज उसका एटॉमिक मास याद कर लेंगे तब, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला वाला क्लास भी हम लोग बोर्ड पे ही समझेंगे, क्योंकि वो भी जो है बोर्ड पे समझने लायक है, पूरा न्यूमेरिकल से बेस्ड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।